उच्च विद्यालय कुबा ब्रैकेट में सरकारी स्कूल। तो 10th में मैं टॉपर था। मजाक के बाद में सीरियसली टॉपर था। सारे मेरे जितने भी रिलेटिव थे सजेशन देने लगे कि टॉप किया तो साइंस तो लेना बनता है। हम भी बोले बिल्कुल, इतना तो मेरा भी बनता है। और वैसे भी मैं ये सरकारी स्कूल की लड़कियों से दोस्ती नहीं रखना चाहता। शुरू से ही माइंड में था कि कभी कोई तो कॉन्वेंट वाली हो जो दोस्त बने, जिसका बोलने का लहजा सुनहरा हो। तो ये सोच करके हमें सोचे कि नहीं, साइंस लेना तो बनता है। मैंने 11th में आकर के खुशी 2 सालों के लिए साइंस लिया। लेकिन उन 2 सालों में साइंस में जो मेरी खुशी गई, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सर सीरियसली बता रहे हैं, मतलब 11th में आने के बाद दोस्ती यारी किसी से दोस्ती बनाना को छोड़ ही दीजिए। मतलब हमेशा लगता था कब सर्फ एक्सेल था, कब फिनाइल पी ले, कब लगता था हार्पिक पी ले, मतलब ये सब करने था। लेकिन हाँ, दिल में था कि कोई तो होगी जो दोस्त बनेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। 12th में मतलब एक सुंदर सुशील टैलेंटेड, मैट्रिक में 3 बार फेल हो चुकी थी वैसे, लेकिन कॉन्वेंट की थी तो यही काफी था मेरे लिए। धीरे धीरे उससे बातचीत होना शुरू हो गया, काफी बातें होने लगी। लड़की मतलब गोरी बहुत थी, लेकिन एक चीज था, मतलब मेरा और उसका शक्ल मैच ही नहीं करता। अगर कभी सामने मेरे पास मिलने आती थी तो ऐसा लगता था जैसे गोबर पर दूध गिर गया। वो इतनी गोरी और मैं इतना काला, लेकिन फिर भी भाव देती थी। एक बार हम मजाक में उसको बोल दिए कि तुम मास्क पर काफी सुंदर लगती हो। मतलब 24 घंटा सालों भर हमेशा मास्क लगा के आया करते थे। हम भी सोचे कि इतना भी तो नहीं मानना था, माना कि ठीक है थोड़ा बहुत भाव देती है, लेकिन अगर एक बार हम बोल दिए कि मास्क नहीं लगा, मास्क पर तुम काफी अच्छी लगती है, और वो हमेशा मास्क लगा करके आती है। अब हमको हुआ थोड़ा सा डाउट, हम सोचे कि नहीं इतना तो ज्यादा हो रहा है। फिर मैंने इसके पीछे का रीजन जानना चाहा कि आखिर क्या है जो हमेशा मास्क लगाए रहती है। विश्वास नहीं कीजिएगा मैम, जब हमको पता चला कि क्या रीजन है इसके पीछे मास्क लगाने का, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फ्लो में हो जा रहा है, नाक बहता था फिर उसका। मतलब हमेशा था मुझे उफान आया हुआ रहता था। कैसे डिस्क्राइब करें, मतलब अगर मान के चलिए ऐसे अगर वो सर झुका ले तो पोलियो ड्रॉप का 2 बूंद सीधे नीचे गिर। तो इन्हीं सब चीजों को मैंने, लेकिन हाँ लड़के टैलेंटेड बहुत, मतलब हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखते थे। बाई चांस अगर उसका नाक भी बने तो हाथ से साफ नहीं करते थे, सीधा जीभ डाल देते थे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। मैं उनसे हमेशा पूछता था कि हाँ सर्दी और बरसात में तो ठीक है, लेकिन ये गर्मी में भी बाढ़ आने का क्या रीजन है। तो वो हमेशा बिना सर पैर वाला लॉजिक देते थे। बोलते थे जैसे हिमालय से जो भी नदी निकलती है उसमें गर्मी में बाढ़ आता है। हम बोले हाँ वो तो ग्लेशियर वगैरह पिघलता है तो उससे पानी का फ्लो बढ़ जाता है। वो बोलते मेरे नाम में भी ऐसा ही कुछ, मतलब और हम मान भी लेते थे कि हाँ हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, और हाँ एक चीज़ तो भूले गए, ये जो बगल में मेरा दोस्त है रोहित, 12th इसको जानता है, इसकी भी एक दोस्त है टैलेंटेड, वो भी कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई। तो हमें तो उससे भी इतना बातचीत होते रहता था। तो कभी कभार जैसे वो नोट्स मांगने आती थी तो बोलती थी हे रोहित कैन यू गिव मी योर नोट्स बेबी। और मेरी वाली अभिषेक वो है एकदम माहौल खराब हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने पोइट्री के फॉर्म में समाप्त किया। अगर पसंद आए तो थोड़ा वाह कर दीजिएगा। तो मैंने लिखा कि वह लड़की नहीं जादूगरनी थी, ना जाने कौन सा डेरा डाल दिया। वह लड़की नहीं जादूगरनी थी, ना जाने कौन सा डेरा डाल दिया। मैं सब कुछ जानते हुए भी अपना दिल उस पर हार गया।
उसकी नाक से दिक्कत नहीं थी मुझे, पर इतना तो रहना चाहिए था कि सर्दी या बरसात में ना थी, गर्मी में सूखना चाहिए था। उसकी एक नाक से एक नदी तो दूसरे से भी धारा बहती थी, उसकी एक नाक से एक नदी तो दूसरे से भी धारा बहती थी, फिर वो दोनों नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती। हाँ, तो आगे था मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ उससे, उसके बारे में मैंने जान लिया कि एक दिन प्यार भरी बातें कर रही थी मुझसे, एक दिन प्यार भरी बातें कर रही थी मुझसे, तभी मेरा दिल टूट गया जब उसकी नाक से निकला बड़ा सा गुब्बारा और सीधा उसके मुंह पर फूट गया। और कुछ इस तरह से मेरा दिल टूट गया। मैं उससे कहता था कुछ या तो मुझे छोड़ दो या फिर मुझे भूल जाओ, कुछ ना समझ आए तो कम से कम फांसी पर ही झूल जाओ। तो वो कहती थी तुम इतने समझदार हो तो मेरी जज्बात क्यों नहीं समझ पाते, तुम इतने समझदार हो तो मेरी जज्बात क्यों नहीं समझ पाते थे। हम तो समझदार ही थे, पर क्या करें, उसकी नाक को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था और मैंने मन ही मन एक बात ठानी थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था और मन ही मन एक बात ठानी थी कि ग्रेजुएशन में किसी भी हाल में एक सुंदर दोस्त बनानी थी। अब ये ग्रेजुएशन का थोड़ा सा बात बता रहे हैं, उसके लिए चल रहे हैं कि ग्रेजुएशन का वह दौर था जब मैं उससे पहली बार मिला। कब बात बढ़ी, कब दिल बढ़ा, कुछ पता न चला। वह अभी मेरे साथ है और ऐसा लगता है शायद आगे भी रहेगी। ऐसा लगता है वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। वह लड़की अब मेरे दिल में ऐसे बस चुकी है, ग्रेजुएशन वाले के बारे में बोल रहे हैं, वह लड़की अब मेरे दिल में ऐसे बस चुकी है मानो किसी छोटे से दरवाजे में कोई भैंस फंस चुकी है। और जाते जाते एक लाइन और, अब दूर नहीं जाना चाहता उससे, अब दूर नहीं जाना चाहता उससे, वरना दुश्वार हो जाएगा मेरा जीना। ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। वैसे हम ये ताजमहल का जो टेंडर अभी ड्रामा चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे, लेकिन ये तो कृपा है फिर दोस्त में की रुस्तम सर और फाइमा में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर भी हम नहीं मान रहे थे, लेकिन वो कबीर जो है जब मुंह पर आकर के हमको कलवा बोल के गया तब लगा कि हाँ नहीं, थोड़ा बहुत तो भाव मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहाँ बैठे थे हाँ ना। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं चश्मा लेने लगा, उससे मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ। सर गौर से देखिए एक बार आपको नहीं लगता अगर पोडियम यहाँ का 4 लाइट ऑफ कर दिया जाए तो ये जितना बंद हो जाएगा तो? अच्छा ऐसा है क्या? वैसे बहुत दिनों के बाद अच्छा और चिल फील कर रहा हूँ। रिसेंटली में हमारा एग्जाम पास हुआ था, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और अब एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन हमें पता है कि वो फिर से वापस आएगा 1 महीना बाद। या तो अभी हम आज हम लोग फेस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल पता चले कि भाई कल एग्ज़ाम होने वाला है। और ये सब तो हमारे फैकल्टी मेंबर ही बता सकते हैं क्या होगा हमारे साथ। वैसे आज हम लोग चिल करते हैं बस। तो चलिए वैसे आगे स्टार्ट करें। क्या कुछ याद नहीं है। बात सही है। यहाँ पे आने के बाद सबको सारा जितना भी हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं सारा भूल जाते हैं। क्या बात सही है ना? मेरा खुद भी वाइब्रेशन आ गया। वैसे गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है। मई अप्रैल में ही हमें इतना गर्मी लगने लगा है कि कहीं नहीं सकते हैं। और मुझे अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो मुझे लगता है मजबूरन मुझे बिहा करना पड़ेगा। पूछिए क्यों? कूलर और एसी के लिए।
और अभी रिसेंटली में शादियों का जो सीजन था 8 दिन का इतना खतरनाक सा जो लगन चल रहा था ना 8-9 दिन का, उसमें सब कोई डिस्टर्ब हो गया भाई। मेरे घर में खुद 15 कार्ड आए हुए थे और हमको डिसाइड करना था कि हम किस शादी में जाएं। और मेरा प्लान ये था कि भाई अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए मेरा सबसे पहले क्राइटेरिया ये था कि कार्ड अगर अच्छा होगा तो वहाँ का खाना भी अच्छा होगा। तो मैंने सेलेक्ट किया, तो उसमें से 2 कार्ड सबसे बेस्ट थे, जिसे लेकर के मैं अपने फ्रेंड के पास गया, भाई किसके पास जाएगा? तो मैंने बोला मुकेश के पास जाओगे कि राहुल के पास जाओगे? तो उसने बोला नहीं, विकास के पास चलते हैं, क्योंकि उसके पास मेरे कार्ड से भी अच्छा कार्ड था। तो विकास का जो शादी था वो गांव में था और हम पहुंच गए गांव। तो वहां पहुंचने के बाद भाई साहब क्या सीन था बता रहा हूँ चिल कीजिए। मैं पंडाल, सबसे पहले हम लोग कोई भी शादी में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन से किसी कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग जाते हैं, पहले खाना खाते हैं, लिफाफा में 500 1000 जितना बन गया उतना डाले और दे करके आ गए, ठीक है। और हम जैसे खाना वाले पंडाल के सामने खड़ा हुआ तो वहाँ का जो नज़ारा था भाई सब, जो हमारा डेली मार्केट है ना, सेम वैसा ही भीड़ था भाई। कोई कचौड़ी के लिए लड़ रहा है, कोई पूड़ी के लिए लड़ रहा है, कोई सब्जी के लिए लड़ रहा है। और मैं तो वहाँ पहुँचा, वहाँ जाकर के बोला यार देखते हैं, आप चलो जाकर के प्लेट ले लेते हैं। सबसे पहले प्लेट वाले के पास पहुँचा तो प्लेट गायब, सारा लूटा पड़ा हुआ था। बोला भाई 10 मिनट वेट करो, प्लेट खुल के आ रही है। तो हम वेट करने लगे और जब प्लेट आ रही थी तो रास्ते ही में जब वो आदमी लेकर के आता है ना ट्रे, तो वो रास्ते ही में खत्म हुए। और फिर मैं फिर से दुखी हो गया, भाई क्या हो रहा है ये। तो मैंने उससे बोला, फिर उसने बोला मुझे 10 मिनट और वेट कर लीजिए। 10 मिनट वेट किया करता 15 मिनट हो गए। अब देख रहा हूँ कि जो खाना खाने वाले आदमी थे वो भी उसी लाइन में जा रहे हैं जहाँ पे प्लेट वगैरह धोया जाता है। सब वहाँ पहुँच गए हैं और खुद से प्लेट धो रहे हैं। इतना भीड़ हो गया था। हाँ, इतना भीड़ हो गया था वहाँ पे। तो मैं गया, प्लेट जैसे तैसे करके मैंने 2 प्लेट जुगाड़ दी, एक मेरे लिए और एक मेरे फ्रेंड के लिए, क्योंकि दोस्त के बिना मन ही नहीं लगता है ना। तो हम गए सबसे पहले स्टॉल में था 2 टाइप का चावल रखा हुआ था। एक जो उस्मा चावल होता है ना, मोटा वाला, वो, और एक पुलाव वाला चावल। तो मुझे पसंद है पुलाव वाला चावल, सबको यही पसंद होगा। तो हम गए पुलाव वाले चावल के पास और ले लिए। और फिर मैं आगे बढ़ा तो आगे देखा जो दूल्हे का फूफा जी है वो मुंह फैला के खड़े हुए थे। बताइए क्यों? क्योंकि उन्होंने जा करके स्टॉल में रसगुल्ले वाले से 2 रसगुल्ला मांग लिया, उसने मना कर दिया, बोला नहीं दूंगा, बस इसका। और दूल्हा जी के जो फूफा जी थे वो मुंह फुला करके बैठ गए। हमने बोला चलो जाने दो, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चलते हैं। आगे मैं बढ़ा तो आगे देखा भाई टेंट के पीछे से 2-3 आदमी निकल के आ रहे। अब वो चल रहे कैसे? ऐसे चल रहे हैं। बस आदमी नहीं रहने दो। हाँ, कितना बोरिंग लोग है सुना रहे भाई फर्स्ट टाइम है सर। चलो ठीक है, जाते जाते एक शायरी तेरे लिए दो कि तू ही मेरा यार, तू ही मेरे जीने का जरिया है, कि तू ही मेरा यार, तू ही मेरे जीने का जरिया है। तू है तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या करे तू बहुत बदकारिया है। Thank you. It was really a hilarious performance. So let's move further with a solo song by Simran. Simran, please come on stage.